तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 25 है और इस क्लास में आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में टोटल 19 ठो जो है जनजातीय विद्रोह हुए थे। इसमें से सबसे पहला विद्रोह था आपका ढाल विद्रोह। तो ये इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, अभी मतलब 7-8 लेक्चर अभी लगेगा केवल झारखंड में जनजातीय विद्रोह को ही कंप्लीट करने में। तो लगातार आप सीरीज में बने रहिएगा। आपको मैं बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, सबसे पहले हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय, उसके बाद झारखंड का राजकीय प्रतीक, उसके बाद झारखंड का जनसंख्या 2011 के अनुसार, उसके बाद झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, इसके बाद प्रागैतिहासिक काल में झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद प्राचीन काल में झारखंड, मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, उसके बाद झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। इन सभी टॉपिक का हम लोग टोटल जो MCQ झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं, इनको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पूरा एक एक करके, है ना। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह को जो है स्टार्ट करेंगे और जनजातीय विद्रोह टोटल 19 ठो है, आपको एक एक करके याद करना होगा। और इससे ज़्यादा डिप्थ में जाकर जीपीएससी नहीं पूछता है। जो भी इम्पोर्टेंट विद्रोह है आप देखिएगा तो 2021 में इस विद्रोह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप विद्रोह को भी जो है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 19 विद्रोह का ये टोटल रहेगा इसमें। और हम लोग ये समझिए कि पहला कि जो जनजातीय लोग विद्रोह करते हैं आखिर इनके पीछे रीज़न क्या है। तो आपको पता होगा कि जनजातियों के विद्रोह करने के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। कुछ राजनीतिक कारण होता है, कुछ आपका सामाजिक कारण होता है, कुछ आपका आर्थिक कारण भी होता है। तो अगर हम लोग राजनीतिक कारण देखें तो आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। आदिवासी शासकों को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा था। आदिवासी स्वायत्त पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा था। स्वायत्तता पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही साथ ब्रिटिश नियमों और कानूनों को थोपने का प्रयास किया जा रहा था जनजातीय लोगों के ऊपर। इसके अलावा ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था और जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना, ये सभी जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जनजातीय विद्रोह होने के पीछे आर्थिक कारण भी रहे हैं, जैसे कि जमींदारों, साहूकारों और आदिवासियों के द्वारा, जो जमींदार है, जो साहूकार है, इनके द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था। अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव था। कृषि संबंधी अन्य समस्याएं भी थी। वन कानून द्वारा निर्वाह साधनों पर भी नियंत्रण किया जाता था। जो आदिवासी लोग जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे वन में ही रहकर, और वहाँ से भी उनको हटाया जा रहा था, तो ऐसे में वो विद्रोह तो करेंगे ना। इसके अलावा आप कुछ देखते होंगे तो कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी था, जैसे कि जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप ब्रिटिश के द्वारा। इसके अलावा दीकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये भी एक कारण बनता है। और ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास किया जा रहा था और इनका जो आदिवासी अपना जो सरना धर्म है, इनको हटाकर आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए विवश किया जा रहा था। तो ये सभी कारण हैं, राजनीतिक कारण 4-5, आर्थिक कारण 4-5 और सामाजिक कारण 4-5। ये सभी कारणों की वजह से जो है ये जनजातीय लोग विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो ये जनजातीय विद्रोह क्यों होता है वो हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला जो विद्रोह है आपका, वो है आपका ढाल विद्रोह। तो पहला नंबर विद्रोह है ढाल विद्रोह, जो कि 1767 से लेके 1777 तक, यानी कि 10 साल तक चलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये यहाँ बोला जा रहा है कि ये ढाल विद्रोह से संबंधित है। ढाल विद्रोह में जानते हैं कि 1700 जो है वो आपका 1767 से लेके 1777 तक चलता है, यानी कि 10 साल तक, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। तो राजनीतिक कारण देखिए, पहला है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर आदिवासियों पर शोषण किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि आदिवासी शासकों को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा था। आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा था। ब्रिटिश कर्मचारियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण हो रहा था। साथ ही साथ देखते होंगे कि जमींदारों द्वारा आदिवासियों को और भड़काया भी जा रहा था। तो ये सभी जो है राजनीतिक कारण है। इसके अलावा यहाँ पे और भी देखिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो है निम्न पर विचार करें। पहला है कि अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाना, ये भी कारण बनता है आर्थिक कारण में, कि अंग्रेज लोग जो है वो क्या करते हैं, तो आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दे रहे हैं। जमींदारों और साहूकारों को आदिवासियों का शोषण हो रहा था उनके द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे देखते होंगे कृषि संबंधी समस्याएं भी थी। वन कानूनों पर द्वारा जो निर्वाह साधनों पर नियंत्रण किया जा रहा था। अकालों की जो पुनरावृत्ति है, इसका भी प्रभाव यहाँ पे था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा कारण है झारखंड के जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। पहला ऑप्शन है आपका ईसाई धर्म का प्रसार, ये बिल्कुल सही बात है। द्वीपों के द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाता था, ये भी सही बात है। जनजातियों की जो है पारंपरिक हस्तक्षेप जनजातीय परंपराओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये भी कारण बनता है, यानी कि 1, 2, 3। तो हम सभी को पता है कि जनजातीय विद्रोह होने के पीछे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, ये तीनों कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था। तो हम सभी को पता है वो है आपका जो पहला विद्रोह वो है आपका ढाल विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह आपका ढाल विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि ढाल विद्रोह कब शुरू किया गया था। तो हम सभी को पता है ये आपका 1767 ईस्वी में शुरू किया गया था ढाल विद्रोह। फिर अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। तो हम सभी को पता है कि ढाल विद्रोह जो है वो आपका 1767 से लेके 1777 यानी कि 10 साल तक चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। तो अभी आपको बताया कि ढाल विद्रोह जो है वो झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था, जो कि 1767 से लेकर 1777 तक यानी 10 साल तक चलता है। ढाल विद्रोह का अर्थ था कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राजा की जनता का विद्रोह, और अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी जो है वो प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके प्रतिक्रिया में वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का जो है हम लोग जानते हैं कि इस विद्रोह का जो है प्रारंभ 1767 ईस्वी में ही सिंहभूम क्षेत्र में होता है, जो कि 10 साल तक चलता है 1777 तक। हम लोग ये भी जानते हैं कि इस विद्रोह को ढालभूम के अभ्यस्त राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व किया था। तो ये जो ढाल विद्रोह था, इस ढाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगन्नाथ ढाल ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। तो ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित अगर कोई क्षेत्र की बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंहभूम वाला क्षेत्र था ढाल विद्रोह से प्रभावित, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो ये विद्रोह का प्रमुख कारण क्या वो देखिए आप। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज लोग जो है वो सिंहभूम वाले क्षेत्र में दीवानी अधिकार यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद सिंहभूम क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेते हैं और यहाँ से टैक्स लेने लगते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये पहला रीजन था। आगे देखिए बाद में ये हुआ कि ये जो जगन्नाथ मतलब ये ढाल जो विद्रोह था ये वहाँ के जो अभ्यस्त राजा है वो जगन्नाथ ढाल इसका जो है नेतृत्व करता है। हम लोग ये जानते हैं कि जगन्नाथ ढाल को जो अंग्रेज लोग उसको अभ्यस्त करके यानी कि उसको हटाकर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना देता है। हम लोग सभी को पता है कि क्या हुआ था ये समझिए कि जगन्नाथ ढाल को हटाकर अंग्रेजों ने नीमू ढाल जो कि उसके भाई होते हैं इसी को ही उन लोग राजा बना देते हैं। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो है कंपनी ने लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह को दमन करने में असफल रहे, यानी कि इसको दबा नहीं पाए। बाद में 1777 ईस्वी में ही कंपनी के द्वारा जगन्नाथ ढाल को दोबारा राजा बना दिया जाता है, तब ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। और ढालभूम का राजा बनाए जाने के बाद एवज में जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को जो है वो अधिकतम 4000 रुपये कर देना जो स्वीकार कर लेता है, और बाद में ये राशि जो है वो 4267 रुपया हो जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। अब देखिए यहाँ तक सारा कहानी बता दिया आपको। ढाल भूम में सिंहभूम में जो ढाल विद्रोह हुआ था पहला, तो आप समझिए कि क्या हुआ था ना कि ढालभूम वाले क्षेत्र में एक ढाल मतलब ये जगन्नाथ ढाल राजा होता है, उसको अंग्रेज लोग टैक्स मांगते हैं, वो नहीं देता है टैक्स। बाद में उसको उसके गद्दी से हटा के उसके छोटे भाई नीमू ढाल को राजा बना देते हैं। जब ये बात नीमू ढाल राजा बन जाते हैं तो जब ये बात पूरे एरिया में पता चलता है तो सभी लोग उसका विद्रोह कर देते हैं, उसका प्रजा लोग। बाद में नीमू ढाल मतलब ये जगन्नाथ ढाल भी विद्रोह कर ही देता है। बाद में इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा जाता है, लेकिन ये दोनों जो है विद्रोह को दबा पाने में जो है वो असफल रहते हैं। और जब असफल रहते हैं तो बाद में फिर जो है हार कर 10 साल के बाद यानी कि 1777 ईस्वी में ही जगन्नाथ ढाल को वापस राजा बना दिया जाता है। उसके बाद राजा बनता है जगन्नाथ ढाल, तो ये विद्रोह शांत हो जाता है। और जगन्नाथ ढाल जब राजा बन जाता है तो उसको 4000 रुपये टैक्स देना जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक भैया हम 4000 रुपये आपको टैक्स देंगे,
ठीक है। बाद में 1780 ईस्वी में ही ये जो राशि था 4000 रुपये वाला, अब उसको कर दिया 4267, यानी कि आपको 4267 रुपये टैक्स देना है। और झारखंड में अंग्रेजों का जो पहला प्रथम प्रवेश भी हुआ था आपका सिंहभूम में 1767 में ही, और 1767 में ही जो है वो जैसे प्रवेश किया वैसे ढाल विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, इस 1767 में ही। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, ये भी सही बात है, और यहाँ से वो अधिकार टैक्स लेते थे। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, यानी कि ये सब सही है। तो प्रमुख कारण देखा जाए तो प्रमुख कारण तो था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर वैसा देखा जाए तो ये तीनों सही है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर शुद्ध आंसर की बात करें तो वो आपका 3 है कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो है वो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अभी आपको बताया गया था कि ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ होता है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके किसे ढालभूम का राजा बनाया। तो हम सभी को पता है वो नीमू ढाल को राजा बना देते हैं, तभी तो विद्रोह होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा बनाया गया। तो 1767 में उसको जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से अपदस्थ करके नीमू ढाल को बनाता है, फिर विद्रोह स्टार्ट होता है। 10 साल तक ये विद्रोह चलता है। लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन को भेजा जाता है इसको दबाने के लिए, नहीं दबा पाता है। लास्ट में अंग्रेज लोग थक हार के 1777 में, यानी कि 10 साल के बाद वापस से जगन्नाथ ढाल को राजा बना देते हैं 1777 में। आगे देखो, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना रुपया कर जो अंग्रेजों को देना स्वीकार किया, किसने, तो जगन्नाथ ढाल ने। तो है आपका 4000 रुपया। आगे देखो, किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा ढालभूम के जो है वो राजा जगन्नाथ ढाल से जो टैक्स था वो आपका 4000 से बढ़ाकर 4267 ये कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए आपका 1780 में किया गया। तो 1777 में 4000 रुपये टैक्स रखा, फिर 77 के बाद 3 साल के बाद जो है टैक्स का जो है वो 4267 रुपये कर दिया 4000 से, ठीक है ना। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। तो हम सभी को पता है वो आपका लेफ्टिनेंट रुक और आपका जो है चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जाने हैं कि 19 को टोटल विद्रोह है, और 19 को विद्रोह में से जो पहला विद्रोह था ढाल विद्रोह आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब ढाल विद्रोह से एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन पूछे या आपसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो अब आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ढाल विद्रोह से, समझ गया ना। तो ये रहा आपका ढाल विद्रोह। तो पहला विद्रोह कंप्लीट हो गया ढाल विद्रोह। अब ढाल विद्रोह के बाद सेकेंड विद्रोह आता है, वो है आपका चुआर विद्रोह, जो कि 1769 से लेकर 1805 तक चलता है। तो 1767 से लेकर 1777 तक आपका ढाल विद्रोह चलता है। उसके बाद 1769 से लेकर 1805 तक जो है वो चुआर विद्रोह चलता है। तो सेकेंड विद्रोह है चुआर, ये देखिएगा। तो 1769 से लेकर 1805, ये 1805 तक चलता है ये विद्रोह, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन में पहला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या फिर चुआड़ कहा जाता था, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि अंग्रेज जंगल महल के भूमिजों को चुआर या फिर चुआड़ यानी कि नीची जाति के लोग कहते थे, जिनके कारण इनके विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि चुआड़ किसको कहा जाता था। तो जो है आपका जंगल महल के जो भूमि जनजाति थे इन्हीं को चुआड़ कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है निचली जनजाति। और जब ये विद्रोह हुआ तो इसी को हम लोग बोलते हैं चुआड़ विद्रोह, जो कि आपका 1769 से लेकर 1805 तक चलता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि चुआड़ लोगों का पैसा सामान्यतः क्या था, तो उन लोगों का क्या काम धाम करते थे। तो हम सभी को पता है कि सामान्यतः चुआड़ लोग पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती व वनों उत्पादों के व्यापार द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है वो स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही पैक के रूप में भी काम करते थे, समझ में आया। तो पशु पक्षियों का शिकार करते थे, बिल्कुल सही बात है।
ये खेती तथा वनोत्पाद का व्यापार करते थे, बिल्कुल सही बात है। ये जमींदारों के यहाँ पे पैक के रूप में काम करते थे, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त डी, मतलब ये सभी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चुआड़ विद्रोह से ही है। यहाँ बोला जा रहा है कि चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो चुआड़ विद्रोह होने के पीछे इसका प्रमुख कारण क्या था, इसके लिए आप जानिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि अंग्रेज़ों के द्वारा चुआड़ों की भूमि पर अवैध कब्जा करके ज़मींदारों को बिक्री करने लगे। जो अंग्रेज़ लोग हैं वो चुआड़ों की जो ज़मीन है, यानी कि भूमिजों की जो ज़मीन थी, उसको अवैध रूप से, इलीगल रूप से कब्जा कर लेता है और उसको ज़मींदारों को बेच देता है। और ज़मींदारों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर ज़मीन की नीलामी करके बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसाने और स्थानीय चुआड़ों के स्थान पर बाहरी पुलिस और उनके स्थान पर नियुक्त करने तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था। सिंपल सी बात ये समझिएगा कि अंग्रेज़ लोग जो है चुआड़ों का जो ज़मीन था उसके ऊपर कब्जा कर लिए थे इलीगल रूप से। उस कब्जा किए गए भूमि को ज़मींदारों को बेच देते थे, फिर ज़मींदारों से वो टैक्स लेते थे, मनमाने तरीके से अप्रत्याशित वृद्धि कर दिए थे टैक्स में। जब ज़मींदार लोग भी टैक्स नहीं दे पाते थे तो उसको बेच देते थे, अब बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा देते थे। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना होगा। तो इन सभी के कारण लास्ट में जो है वो ये चुआड़ विद्रोह होता है। ऑप्शन देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा बीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया गया, ये नहीं बात है, ये गलत है। अंग्रेज़ों द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, तो ये सही बात है कि अंग्रेज़ों के द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, यानी कि अंग्रेज़ लोग बसा रहे थे, है ना। तो ये भी है, बाहरी लोगों को बसा रहे थे, ये भी प्रॉब्लम था एक आपका। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा चुआड़ों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, ये कारण था कि चुआड़ वाले क्षेत्र में बाहरी लोगों को अंग्रेज़ बसा रहे थे। चुआड़ों के द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज्य को नीलामी कर दिया गया, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों के द्वारा पंचायत राज्य में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई, ये भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत, इनमें से कहाँ कहाँ पे चुआड़ विद्रोह का विस्तार हुआ था। तो हम सभी को पता है कि चुआड़ विद्रोह का जो विस्तार है वो सिंहभूम में, मानभूम में, बाणभूम में और आपका पंचेत, यानी कि चारों में हुआ था। तो 1, 2, 3, 4 सभी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआड़ विद्रोह ने व्यापक रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो बाद में हम लोग ये समझते हैं कि, ये समझिए बाद में क्या होता है कि जब ये चुआड़ विद्रोह होता है तो इसी चुआड़ विद्रोह जो होता है ये आपका सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम और पंचेत राज में फैल गया था। फिर घटवाल, पाईक और जमींदार समुदायों के समर्थन कारण इस विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। तो बाद में इस विद्रोह में घटवाल लोग भी शामिल हो गए, इस विद्रोह में पैक लोग भी शामिल हो गए, इस विद्रोह में जमींदार लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि जमींदारों का भी तो ज़मीन नीलामी हो रहा था भैया। टैक्स नहीं दीजिएगा तो बाहरी लोगों को बसा दे रहा है, जमींदारों का भी नीलामी करवा दे रहा है, उनके ज़मीनों का भी ये चुआड़ों के ज़मीनों का तो कार्रवाई भी कर रहा है। तो सभी लोग इसमें ना विरोध कर देंगे। तो घटवाल, पाईक, जमींदार सभी लोग इसका जब विद्रोह किए, सभी लोग समर्थन मिल गया, सभी लोग एक हो गए, तो ये विद्रोह जो है व्यापक रूप ले लिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आपको पता होना चाहिए था कि इस जनजाति में भूमि जनजाति ने, इस विद्रोह में भूमि जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि भूमि जनजाति को ही ना चुआड़ कहते थे अंग्रेज लोग। तो भूमि जनजाति बहुत ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि मानभूम, बाणभूम तथा पंचेत राज्य में चुआड़ों के द्वारा किस वर्ष जो है चुआड़ विद्रोह का शुरुआत होता है। तो हम सभी को पता है कि, हम लोग जानते हैं कि ये विद्रोह जो है वो आपका श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सबल सिंह, जगन्नाथ पांतर, ये है 1769 से 71 तक, तथा मंगल सिंह 1782 से 84 तक, और लाल सिंह, दर्जन सिंह और मोहन सिंह, ये सभी जो है ये विद्रोह में अपना भूमिका निभाता है। ठीक है ना। दुर्जन सिंह मानभूम तथा बाणभूम क्षेत्र में इस विद्रोह का नेता रहता है। ठीक ना। तो बाणभूम, पंचेत, इन सभी में ये जो विद्रोह कब स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका जो है वो 1769 में ही ये स्टार्ट हो जाता है ये विद्रोह, और 1769 से लेकर ये आपका 1800 जो है वो 1805 तक चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न पर विचार कीजिए
कि श्याम गंजम, सुब्बल सिंह, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, इन सभी व्यक्तियों का जो संबंध है वो आपका चुआड़ विद्रोह से था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो चुआड़ विद्रोह इससे संबंधित थे श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, लाल सिंह, दर्जन सिंह, मोहन सिंह, सभी इससे संबंधित हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। मानभूम तथा बाड़भूम में चुआड़ विद्रोह का नेता कौन था, ये आपको बताना होगा। तो मानभूम और जो आपका बाड़भूम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आपका चुआड़ विद्रोह का जो नेता था वो था आपका दुर्जन सिंह। कौन था? तो दुर्जन सिंह था। तो दुर्जन सिंह मानभूम और बाड़भूम वाले क्षेत्र में चुआड़ नेता का मतलब चुआड़ विद्रोह का नेता था। ठीक है, इतना डिटेल्स नहीं पूछेगा जेपीसी, इसलिए आप कन्फ्यूजन दिक्कत मत लीजिए। ये विद्रोह कब हुआ, किस वाले क्षेत्र में हुआ, ये आपको बताएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग रहेंगे इस विद्रोह में तो उसको नहीं पूछेगा। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह का प्रमुख नारा जो था यानी कि चुआड़ विद्रोह का, वो था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, आप इसको याद रखिएगा। तो कभी भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये किस विद्रोह का नारा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका चुआड़ विद्रोह का ही नारा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता बहुत सारे रहते हैं, 7-8 गो। तो उसका नाम तो पूछेगा नहीं जेपीसी, लेकिन ये इसका जो दमन है, दमन 2 ठो करता है। एक आपका लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रॉफ्ट, 2 ही को व्यक्ति रहता है। तो गुडियार और आपके मेजर क्रॉफ्ट। तो लेफ्टिनेंट गुडियार नाम याद रखिएगा। तो गुडियार और आपका जो मेजर क्रॉफ्ट, ये दोनों चुआड़ विद्रोह का दमनकर्ता करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेफ्टिनेंट गुडियार और आपका मेजर क्रॉफ्ट, ये जो है आपका चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ता होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपका लेफ्टिनेंट रूक और जो आपका क्या बोलते हैं, ये लेफ्टिनेंट रूक और आपका जो चार्ल्स मॉर्गन है, ये ढाल विद्रोह से संबंधित है, उनको दबाने के लिए आते हैं। जबकि गुडियार साहब और आपका मेजर क्रॉफ्ट ये चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं। ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गुडियार और आपका मेजर क्रॉफ्ट ये विद्रोह को जब दमन कर देते हैं तो लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक ये आसान क्षेत्र में जो है शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधाएं देने का निर्णय किया। बाद में अंग्रेज लोग बहुत ये बोलते हैं कि ठीक है भैया, आप विद्रोह शांत कीजिए, हम आपको सुख सुविधा देंगे, आपके ऊपर जो शोषण नहीं करेंगे, ये सब बोला उन लोग, है ना। बाद में क्या हुआ कि 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया। तो जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को 6 मार्च 1800 ईस्वी को स्थापित किया गया था। जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी, तो ये समझ लीजिए कि 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया और जिसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति करने की मांग की गई थी। साथ ही पैकों की जब्त भूमि वापस व जमींदारों की जो है भूमि को अवैध नीलामी पर रोक किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था आया था, जो कि 6 मार्च 1800 को ये पारित हो गया था, एक आपका अधिसूचना या एक प्रस्ताव के द्वारा। ये व्यवस्था क्या था वो देखिए। इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी नहीं दी जाएगी, ये गलत बात है। केवल भारतीयों को नहीं, ये इसमें बोला गया था कि इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस के अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जाएगी। स्थानीय लोगों को तो बोला गया इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति किया जाएगा, ये सही है। इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके तहत जो है स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति किया जाएगा और साथ ही साथ पैकों की जो जब्त की गई भूमि है उसको वापस दिया जाएगा और जमींदारों की जो भूमि अवैध रूप से नीलामी की गई थी उसको रोका जाएगा। ठीक है ना।
तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि चुआड़ विद्रोह का परिणाम क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि जो आपका ये विद्रोह है, इस विद्रोह का परिणाम क्या होता है। तो 1805 ईस्वी में ही जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में फिर से शांति हो जाती है। तो चुआड़ विद्रोह का मेन रीज़न ये था कि जो आपका ज़मीन उमीन से संबंधित था, कि ज़मीनों के ऊपर जो आप इलीगल रूप से कब्जा कर रहे हो और आपका जो भूमिजों की ज़मीन है उसको आप इलीगल रूप से कब्जा करके उसके ज़मींदारों को बेच दे रहे हैं, और जो ज़मींदार आपको टैक्स नहीं दे रहा है ठीक से, उसके ज़मीन को भी आप बाहरी लोगों को बेच दे रहे हो। तो ये ज़मीन से संबंधित था। ये विद्रोह होता है आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में। सिंहभूम वाले क्षेत्र में नहीं, मतलब ये सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम, पंचायत राज सभी में होता है। तो लास्ट में क्या होता है कि बाद में इसका जो परिणाम ये निकलता है कि 1805 ईस्वी में ही जंगल महल जिला बना दिया जाता है। कौन जिला बनाता है? तो आपका जंगल महल जिला बना दिया जाता है, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र में शांति हो जाता है। ठीक है। तो चुआड़ विद्रोह का जो है परिणाम क्या हुआ वो हम लोग देखिए। चुआड़ विद्रोह का जो परिणाम क्या हुआ वो देख लीजिए आप। ठीक है ना। इस विद्रोह का जो है चुआड़ विद्रोह का परिणाम, पंचायत राज्य की भूमि, ठीक है, ये कितना इसमें क्वेश्चन है। तो पंचायत राज्य की जो भूमि है वो अंग्रेजों, पंचायत राज्य की भूमि पर पंचायत राज्य की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ये गलत बात है। अंग्रेजों ने पंचायत राज्य से चुआड़ों को बाहर निकाल दिया, गलत बात है। पंचायत राज्य की भूमि अंग्रेजों ने चुआड़ों को वापस लौटा दिया। तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में अंग्रेजों को फिर हारना पड़ा भाई, और ये ज़मीन को उन लोगों को ना वापस फिर लौटाना भी पड़ा, ज़मीन को हारने के बाद। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था लाया, उसमें भी उन लोगों को रियायत दिया, और साथ ही साथ जो है उन लोगों के द्वारा जो लिया गया अवैध ज़मीन था उसको वापस भी कर दिया। ये इस विद्रोह का जो है वो परिणाम निकला। और फिर साथ ही साथ पाइकों की भी जब्त की गई भूमि को वापस किया गया। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका स्थानीय लोग होंगे उनको पुलिस अधिकारियों में नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका जंगल महल, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो आपका ज़मींदारों का जो भूमि था जो कि अवैध रूप से नीलामी किया गया था, इन सभी को रोका गया और उनका ज़मीन जो वापस दिलवाया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जंगल महल जिला का निर्माण कब किया गया था। तो हमको सभी को पता है कि आपका 1805 ईस्वी में किया गया था। तो 1805 ईस्वी में ही जंगल महल जिला का निर्माण किया गया था, जिसके बाद से ये विद्रोह जो है वो आपका चुआड़ विद्रोह शांत हो जाता है। और इस विद्रोह के शांत होने के बाद जो है वो आपका क्या हो जाता है, तो इस विद्रोह के शांत होने के बाद आपका पूरा इस क्षेत्र में जो है वो शांति आ जाता है। तो ढाल विद्रोह और आपका चुआड़ विद्रोह, आप कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक 10 साल तक चलता है। उसके बाद चुआड़ विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक चलता है। ठीक है ना। अब चुआड़ विद्रोह हो गया। और देखिए ढाल विद्रोह से इसका नेतृत्व करता पूछ सकता है, लेकिन चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करता कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे 7-8 गो थे। ठीक है ना। तो जेपीसी जो है वो मतलब कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 तो क्वेश्चन मिलाकर नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट पूछेगा, सिंपल वन लाइनर पूछता है। ठीक है ना। अगर उसमें अगर मिलाकर पूछे, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछे तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा पूछता नहीं है हिस्ट्री वगैरह में, तो आप टेंशन मत लीजिए। फिर चुआड़ विद्रोह के बाद नेक्स्ट विद्रोह आता है, वो है आपका चेरो विद्रोह। और चेरो विद्रोह जो है ये आपका बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो चेरो विद्रोह को अभी यहाँ पे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग इसके बाद जो है वो चेरो विद्रोह का कल क्लास में अलग से देखेंगे। चेरो विद्रोह को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। हम लोग अब चलते हैं जो है वो आपका भोक्ता विद्रोह के बारे में। भोक्ता विद्रोह भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, भोक्ता विद्रोह भी कंप्लीट हो जाएगा तुरंत, घटवाल विद्रोह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भोक्ता विद्रोह को ही देख लेते हैं हम लोग। किसको? तो भोक्ता विद्रोह को ही। तो आप एक पॉइंट समझ लीजिए इसको कि सबसे पहले होता है आपका विद्रोह, ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक। उसके बाद सेकंड होता है चुआड़ विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक। थर्ड होता है आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का भी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। चेरो विद्रोह थर्ड में होता है। फोर्थ नंबर में होता है आपका भोक्ता विद्रोह। तो पहले हम लोग भोक्ता विद्रोह देखेंगे, और ये आपका चौथा नंबर विद्रोह हो जाएगा। थर्ड नंबर विद्रोह हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो थर्ड नंबर आपका चेरो विद्रोह है वो आपका 1770 से लेकर 1819 तक चलता है। 1819 तक चलता है, और ये आपका ना 4-5 गो चरण में चलता है, अलग अलग चरणों में चलता है। ठीक है ना। तो अलग अलग चरण में ये चलता है आपका, इसलिए हम लोग उसको वहाँ देखेंगे। तो हम लोग भोक्ता विद्रोह देखते हैं। भोक्ता विद्रोह जो है वो आपका 1770 से लेकर 71 तक चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। तो 1770 से 71 तक चलेगा आपका भोक्ता विद्रोह। ठीक है ना।
यहाँ बोला जा रहा है कि इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। तो चेरो विद्रोह के बाद आपका जो है भोक्ता विद्रोह स्टार्ट होता है, और चेरो विद्रोह जैसे चल रहा था ना, तो उसी के समकालीन जो है भोक्ता विद्रोह भी चल ही रहा था। तो इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाएगा, तो वह है आपका भोक्ता विद्रोह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बताया जाता है कि यह विद्रोह यानी कि भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर चलता है। तो चेरो विद्रोह आपका 5 चरण में चलता है ना। पहला चरण है आपका 1770 से 71। दूसरा चरण है आपका जो है वो 1800 से लेकर 1819 तक। ठीक है। तीसरा चरण भी हम लोग देखते हैं, फिर चौथा चरण देखते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, दूसरा ये चेरो विद्रोह आपका 2 चरण में ही चलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 चरण में ही चलता है। ठीक है। तो भोक्ता विद्रोह जो है वो आपका चेरो विद्रोह के जो पहला चरण है, इसी के समकालीन 1770 से लेकर 1771 तक चलता है। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर चल रहा था, तो हम सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर चल रहा था, तो हम सभी को पता है वो है आपका भोक्ता विद्रोह। देखिए चेरो विद्रोह भी बताया नहीं, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चेरो विद्रोह मान लीजिए ये आपका चेरो विद्रोह है। चेरो विद्रोह का टाइम पीरियड देखिएगा तो आपका 1770 से लेके जो है वो 1805 तक रहता है, सॉरी 1819 तक रहता है, 1819 तक रहेगा। इसका 2 चरण चलता है चेरो विद्रोह का। प्रथम चरण जो है वो आपका 1770 से लेके 71 तक चलेगा, और दूसरा जो चरण है वो आपका 1800 में फिर स्टार्ट होगा, 1800 से लेके 1819 तक। पहला चरण जो है मात्र 1 साल चलेगा, फिर शांत हो जाएगा। फिर दूसरा चरण 1800 में स्टार्ट होगा, फिर 19 साल चलेगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा 1819 में। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो और इसी के टाइम पीरियड में यहीं पे जो है वो आपका 1770-71 में ही आपका एक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं भोक्ता विद्रोह, चेरो विद्रोह के बाद, है ना। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये चेरो विद्रोह के ही समकालीन था। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना, चेरो विद्रोह हम लोग नहीं कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और बढ़िया से डिटेल से उसको। तो देखिए अब यहाँ नेक्स्ट बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व इसमें से कौन व्यक्ति करता है। तो जानते हैं कि देखिए चेरो भोक्ता विद्रोह है, जो भोक्ता विद्रोह है, इस भोक्ता विद्रोह का जो नेतृत्व है वो जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा किया जाता है। और जयनाथ सिंह भोक्ता कौन होता है, तो ये आपका चित्रजीत राय का ये दीवान होता है। अब पलामू में चित्रजीत राय हम लोग पढ़े थे ना, तो ये जयनाथ सिंह जो है, जयनाथ सिंह भोक्ता, ये चित्रजीत राय का वो दीवान होता है। तो जयनाथ सिंह भोक्ता जो है वो चित्रजीत राय का दीवान होता है, और जयनाथ सिंह भोक्ता के नेतृत्व में ही भोक्ता विद्रोह होता है। तो याद रखिएगा, तो जयनाथ सिंह भोक्ता के नेतृत्व में ही भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, उसके नेतृत्व में ही भोक्ता विद्रोह होता है। आगे देखिए, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था, तो हम सभी को पता है कि ये आपका चित्रजीत राय का ये दीवान होता है। कौन होता है, तो ये आपका चित्रजीत राय का ये दीवान होता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि पलामू विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था। सॉरी, पलामू नहीं, भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था। तो ये जो आपका अरे कन्फ्यूजन हो जा रहे कभी कभी हम भी ना। तो इस देखो ये जो विद्रोह था आपका भोक्ता विद्रोह, ये आपका बेसिकली पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे, तो आपका पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था भोक्ता विद्रोह। और ये विद्रोह के बारे में बताया जाता है कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपका जयनाथ सिंह करता है, जयनाथ सिंह भोक्ता। और जयनाथ सिंह भोक्ता जो है वो आपका चित्रजीत राय का दीवान होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो कंपनी के द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश। तो हम लोग जानते हैं कि कंपनी जो है वो जयनाथ सिंह को आदेश देता है कि भैया तुम क्या करो, ये पलामू का किला छोड़कर चले जाओ। तो जिसके बाद वो जो है विद्रोह करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भोक्ता विद्रोह। आगे देखो, यद्यपि जगन्नाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसको अंग्रेज लोग बोलते हैं जयनाथ सिंह को कि तुम जा भैया किला छोड़ दो। बाद में जयनाथ सिंह जो है वो कुछ शर्तों के साथ ये किला छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे देते हैं। परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है कि जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जिस तरह से हम लोग देखें कि आपका सबसे पहले ढाल विद्रोह का रीजन क्या था, उसके बाद हम लोग जाने कि जो आपका चुआड़ विद्रोह था, चुआड़ विद्रोह का रीजन क्या था, जमीन संबंधी। फिर थर्ड विद्रोह चेरो विद्रोह हम लोग आगे देखेंगे। फोर्थ नंबर जो विद्रोह था आपका भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह में यही कारण था कि जो आपका जो जयनाथ सिंह है भोक्ता, इसको पलामू का किला छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं अंग्रेज लोग।
बाद में जयनाथ सिंह भोक्ता भी मान लेता ठीक है हम किला छोड़ देंगे, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। वो शर्त को फिर इन लोग नहीं मानता, अंग्रेज लोग, फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो बाद में ये विद्रोह कर ही देता है, ठीक ना। आगे देखो, इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो भोक्ता विद्रोह और जो आपका चेरो विद्रोह दोनों साथ ही साथ चल रहा था, एक दूसरे से मिला हुआ था। तो इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो दोनों लोग ने, दोनों जो है वो जनजाति यहाँ पे मिलकर भाग लेते हैं। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने गोपाल राय को यहाँ का राजा बना देता है। तो ये वाला कहानी तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए थे, जब हम लोग झारखंड में देख रहे थे अंग्रेजों का आगमन। तो जब हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का आगमन देख रहे थे, तो हम लोग पलामू वाले क्षेत्र में भी अंग्रेजों का आगमन देख रहे थे ना। और पलामू वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हम लोग जान रहे थे, यहाँ पे पढ़े थे कि हल्का सा थोड़ा कहानी सुन लीजिए कि पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता थी। 1770 ईस्वी में ही पलामू के शासक जो रहते हैं जयकृष्ण राय, वो रंका के ठकुराई सायनाथ सिंह की हत्या कर देते हैं। बाद में इसका प्रतिशोध लेने के लिए जो है ये सायनाथ सिंह का भतीजा जो है जयनाथ सिंह, ये जो जयनाथ सिंह है वो आपका सायनाथ सिंह का भतीजा होता है। ये और चित्रजीत राय, ये दोनों मिलकर जो है वो मतलब कि दोनों मिल जाते हैं। बाद में जो है सतबरवा की लड़ाई होती है, जिसको हम लोग सतबरवा में चेतमा की लड़ाई होती है। जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिले हुए रहते हैं, और एक तरफ जो है जयकृष्ण को ये लोग हरा देते हैं। तो जयकृष्ण मरवा दिया सायनाथ सिंह को। सायनाथ सिंह का भतीजा जो था जयनाथ सिंह, वो और चित्रजीत राय फिर बाद में मिल जाते हैं, ठीक ना। बाद में देखिए ये दोनों मिलकर, जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिलकर जो है वो पलामू के सतबरवा वाले क्षेत्र में चेतमा की लड़ाई करते हैं। तो एक तरफ आपका जयनाथ सिंह होता है और चित्रजीत राय दोनों मिल के रहते हैं, और एक तरफ आपका राजा जयकृष्ण सिंह रहते हैं। तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिल के लड़ते हैं और जयकृष्ण अलग अकेले लड़ते हैं। तो बाद में जयकृष्ण राय हार जाता है। तो हारने के बाद उसके जो है वो उसको हत्या कर देता है और उसके किले के ऊपर अधिकार कर लेता है। बाद में जयनाथ सिंह जो है वो चित्रजीत राय को पलामू का शासक बना देता है और खुद उसका दीवान बन जाता है। तो जयनाथ सिंह जो है वो क्या कर देता है, चित्रजीत राय को राजा बना देता है और उसका दीवान बन जाता है चित्रजीत राय का, कौन, तो जयनाथ सिंह, ठीक है ना। अब आगे देखो, जयनाथ सिंह के बारे में हम लोग इस बात देखते हैं। बाद में एक व्यक्ति रहते हैं उद्वंत राय अखोरी, वो जाके पटना जाकर जो है वो जयकृष्ण के स्थान पे उसके जो पोते हैं गोपाल राय को पलामू का जो है शासक बनाने का अपील करते हैं। और ये समर्थन जो जब है ये इस बात पे समर्थन भी दिखलाते ब्रिटिशर्स लोग, ताकि इस समर्थन के द्वारा वो लोग पलामू किले पे अधिकार भी कर लेंगे। बाद में हम लोग जानते हैं कि आपका कि 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है वो चेरो राजा चित्रजीत राय को हरा देता है और उसके बाद पलामू किले पर अधिकार कर लेता है कैमक। उसके बाद चित्रजीत राय जो है वो जो जयनाथ सिंह है दोनों रामगढ़ भाग के चले जाते हैं। बाद में कंपनी जो है वो गोपाल राय को राजा बना देते हैं और गोपाल राय से 4000 रुपये टैक्स लेना ये फिक्स कर देते हैं। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी थॉमस स्कॉट और जो चेरो राजा जगन्नाथ सिंह है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है। और इस युद्ध के दौरान ही जो है थॉमस स्कॉट के पैर में गोली लग जाता है और वो घायल हो जाता है, जबकि एक पेलविन नामक अंग्रेज सर्जेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जयनाथ सिंह 1772 ईस्वी में रंका के किले पर वापस अधिकार कर लेता है। 1771 मतलब ये 71 में भागा, 1772 में वापस आ गया और अधिकार कर लिया। बाद में हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कैमक बड़ी सेना के साथ वापस पलामू वाले क्षेत्र में पहुंचता है और जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भी भाग जाता है। उसके बाद फिर दोबारा देखेंगे कि ये 1773-74 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने पलामू का किला पे अधिपति कर लेता है। तो ये पलामू में जो भी कांड होगा अंग्रेजों और पलामू के राजाओं के बीच में, चेरो राजा इन सभी के बीच में, ये सभी आपका जो है पलामू के किला के लिए ही होगा, पलामू के किले के कारण होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो इसी तरह हम लोग भोक्ता विद्रोह का कारण देखेंगे। तो ये भी आपको कहानी बताया ना, ये कहानी हमको पता है, आपको याद नहीं होगा, एक दो बार के बाद सुनिएगा, एग्जाम हॉल में याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आएगा तो कौन सा क्या ही हो जाएगा फिर। तो ये था आपका ये वाला कहानी। तो इतना सारा कहानी हुआ था आपका, सारा जो है पलामू के किले के कारण हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा जबरन कर वसूली करना। अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू का किला छोड़ने का आदेश देना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। भोक्ता विद्रोह का कारण यही था, मेन कारण भोक्ता विद्रोह बोलिए। इसके अलावा आप बोलिएगा कि पलामू में अंग्रेजों और पलामू के किला में चेरो राजाओं के बीच में जो भी था प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वो सभी के बीच में पलामू का किला ही था मेन रीजन। आगे देखो भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ वो देखिए।
अंग्रेज पराजित हो गए, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया, या फिर अंग्रेज विजयी होकर जयनाथ सिंह को पुनः राजा बना देते हैं, या फिर विद्रोह अनिर्णित रहा, यानी कि विद्रोह का कोई भी निर्णय नहीं निकला। तो ऐसा नहीं हुआ था। हम सभी को पता है कि ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह में हम लोग जानते हैं कि भैया जयनाथ सिंह जो हार जाता है और वो सरगुजा भाग जाता है। उसके बाद अंग्रेज लोग जो है वो आपका गोपाल राय को राजा बना देते हैं और उससे ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, रुकिए ज़रा सा हमको भी देखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा कि जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग जाता है। तो अभी बताया गया था कि जयनाथ सिंह पराजित होकर जो है वो सरगुजा भाग जाता है, जिसके बाद जो है वो क्या होता है कि गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है पलामू किले के ऊपर, और गोपाल राय से जो है 4,000 रुपये टैक्स लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया था? तो हम सभी को पता है वो आपका सरगुजा भाग गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया था? तो हम सभी को पता है वो आपका गोपाल राय को राजा बनाया था, है ना। आगे देखिए, तो ये था हम लोगों का आज हम लोग विद्रोह ये यहीं तक ही रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक था। तो आज हम लोग 3 विद्रोह के बारे में पढ़े हैं, टोटल 19 गो विद्रोह है, जिसमें से पहला विद्रोह हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में पढ़े जो कि 1767 से लेकर 1777 तक है। दूसरा विद्रोह हम लोग चुवाड़ विद्रोह पढ़े जो कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चलता है। तीसरा विद्रोह आपका है चेरो विद्रोह जो कि 1770 से लेकर 1819 तक चलता है। और चेरो विद्रोह जो है वो आपका 2 चरण में चलता है। प्रथम चरण 1770 से लेकर 1771 तक और दूसरा चरण 1800 से लेकर 1819 तक। चेरो विद्रोह हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। चेरो विद्रोह से पहले आपका है, फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो आपका घटवाल विद्रोह, भोक्ता विद्रोह। और भोक्ता विद्रोह हम लोग आज ही पढ़े। भोक्ता विद्रोह हम लोग जाने कि 1770 से 71 के बीच में स्टार्ट हुआ। जब चेरो विद्रोह का प्रथम चरण चल रहा था तो उसी समय भोक्ता विद्रोह भी चल रहा था एक ही साथ समकालीन रूप से। ठीक है, तो ये हम लोग 3 गो विद्रोह कंप्लीट किए हैं, ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। चेरो विद्रोह 3rd नंबर में ही आता है, लेकिन उसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग चेरो विद्रोह पढ़ेंगे। चेरो विद्रोह के बाद हम लोग जो है वो घटवाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो घटवाल विद्रोह भी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, और चेरो विद्रोह भी काफ़ी लंबा है। तो दोनों को हम लोग कल ही क्लास में देख लेंगे, है ना। और इस तरह से फिर हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। अगर हर दिन 2-2 3-3 को भी हम लोग विद्रोह कंप्लीट करेंगे ना, तो आने वाला जो है वो 19 को विद्रोह बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ढाल विद्रोह ढालभूम वाले क्षेत्र में, इसका अवधि 1767 से 77 तक। इसका नेतृत्व करता जगन्नाथ ढाल, इसका दमन करता लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मॉर्गन। सेकेंड विद्रोह चुवाड़ विद्रोह, ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में, इसका टाइम पीरियड 1769 से लेकर 1805 तक। इसमें जो है नेतृत्व करता बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उसको हटा दीजिए। इसका दमन करता जो लेफ्टिनेंट गुडियार और आपका मेजर क्रॉफ्ट थे। उसके बाद ये आपका आता है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। 4th नंबर में आता है आपका भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह जो है वो आपका पलामू वाले क्षेत्र में होता है। इसका अवधि देखिएगा तो आपका 1770 से लेकर 1771 तक रहता है। इसका नेतृत्वकर्ता की बात कीजिएगा तो वो है आपका जयनाथ सिंह, और इसका दमनकर्ता की बात कीजिएगा तो आपका कैप्टन जेकब कैमक थे। कौन है? तो कैप्टन जेकब कैमक, ये भी याद हो गया। तो 3 गो विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट विद्रोह के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग 3 गो विद्रोह देखे, कल की क्लास में हम लोग 2 गो विद्रोह देखेंगे, तो 5 गो विद्रोह ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे कल चलेंगे और ये बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।